प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस समय लगभग 1 महीने से ऊपर से सारे विद्यालय बंद चल रहे हैं। पठन पाठन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। ऐसी दशा में आपका कोर्स अप्रैल से शुरू होना चाहिए, पीछे छूट रहा है। इसके लिए आपको फिजिक्स की 12th, 11th और 9th, 10th की फिजिक्स पार्ट की ऑनलाइन वीडियोस और पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। आप इसके लिए वीडियो गेन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल उमेश सर क्लासेज से जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मटेरियल भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपको 7275665593 पर उपलब्ध होगा। हम आपको आज 12th फिजिक्स पार्ट 1 के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कुछ घटनाओं को आपने देखा होगा। आप सूखे बालों में कंघा कीजिए। इस कंघे को कागज के टुकड़ों पास सूखी घास के तिनकों के पास ले जाइए तो आप देखते हैं कि सूखे तिनके कागज के छोटे टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या आपने ऐसा बिना बालों को कंघी किए किया है? तो आप देखेंगे कि बिना बालों में कंघी किए कंघे को तिनकों के पास ले जाने पर तिनके उसकी ओर नहीं जाते। आपने बादल गरजते और चमकते हुए देखा होगा। आप अभी किसी पॉलिस्टर के कपड़े को झटकिए तो चट से आवाज़ होती है। क्या आपने कभी इन घटनाओं के पीछे साइंस को जानने का प्रयास किया? नहीं किया होगा। निश्चित तौर पर आज हम आपको इन घटनाओं को साइंस से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आप जब सूखे बालों में कंघा करते हैं, जब आप कांच को रेशम से रगड़ते हैं या प्लास्टिक को बिल्ली की जो रुएं हैं उससे रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि इन सारी चीज़ों में कागज के टुकड़ों, सूखे तिनकों को अपनी ओर खींचने का एक गुण दिखाई पड़ता है। वास्तव में कहें आपको सरल शब्दों में तो जो ये गुण है, यही गुण आपका क्या है? वैद्युत आवेश है। लेकिन आप देखते हैं रगड़ने के पहले ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब जब आप इन पेयर्स को आपस में रगड़ते हैं तो ये प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है। आप अभी सूखे तिनकों को दूर रखें तो कंघा उसे नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब सूखे तिनकों के, कागज के टुकड़ों के समीप कुछ ही दूरी तक कंघा उन्हें खींच सकता है। इसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आप एक सरलतम शब्दों में कह सकते हैं वैद्युत आवेश ये पदार्थ का वह गुण
पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र, बच्चों इसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, अभी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है। तो आवेश का ही प्रॉपर्टी, वैद्युत आवेश एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, उसमें स्थित कोई हल्की चीज को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जरा आप एक प्रयोग देखें। आप कांच की एक छड़ लीजिए, ऐसे रेशम के कपड़े से रगड़िए, इसको एक हल्के धागे से बांध के लटका दीजिए। एक दूसरी कांच की छड़ लीजिए, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़िए, उसे भी लटका दीजिए। आप देखेंगे कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। अब आप एक दूसरी प्लास्टिक की छड़ लीजिए, उसे रगड़िए, उसे भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कीजिए। तो ये भी आप देखेंगे कि ये भी छड़ें दूर चली जाती हैं। लेकिन यदि आप एक कांच की छड़ लें और दूसरी आप प्लास्टिक की छड़ लें, इन्हें आप पास लटकाएं, तो ये छड़ें दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो कांच की छड़ पर आवेश आया होगा वो प्लास्टिक की छड़ पर आने वाले आवेश से भिन्न होगा। या हम कह सकते हैं कांच की छड़ पर आवेश दूसरे प्रकार का और प्लास्टिक की छड़ पर आवेश दूसरे प्रकार का। दैट इज, वैद्युत आवेश हमारे पास दो प्रकार के हुए। बच्चों, इन्हें धन आवेश तथा ऋण आवेश नाम दिया गया। ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इसके पीछे भी एक तर्क है। जब आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप रगड़ने के बाद में कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को पुनः स्पर्श करा दीजिए, तो अब कांच की छड़ कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। इसका मतलब रगड़ने जो प्रॉपर्टी आई थी वो प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। जिस प्रकार धन और ऋण संख्याओं को जोड़ने पर, बराबर धन और ऋण संख्याओं को जोड़ने पर उनका परिणाम 0 हो जाता है, उसी को सोच करके इनका नाम भी धन आवेश और ऋण आवेश रखा गया। आपने भी देखा कि कांच की छड़ दूसरी कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, प्लास्टिक की छड़ दूसरी प्लास्टिक की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार का आवेश जो कांच की छड़ पर आया है या प्लास्टिक की छड़ पर आया है वो प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है। अतः एक निष्कर्ष हमें मिलता है, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। अब हम जाने कुछ हमारे पास और भी घटनाएं हैं जो आवेशन की प्रक्रिया को उत्पन्न करती हैं। जैसे अभी आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे बारीक बारीक काट दीजिए,
उसे इस्त्री कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, और फिर आप टेलीविज़न के मॉनिटर के पास रखते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर के पास रखते हैं, तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। इसका मतलब आपने जब उन्हें इस्त्री किया, प्रेस किया, तो उनमें आवेश उत्पन्न हुआ होगा। अब आप बड़ी चर्चा का बिंदु बचा कि आवेश ये कैसे उत्पन्न हुआ होगा। हमने कंघे को रगड़ा तब वो कागज के टुकड़े को खींचता है, रगड़ने के पहले संभव नहीं हुआ। आइए अब आपको एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को समझते हैं। आप जानते हैं जैसे सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। आप इसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे, निकल जाएगा। क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, इसकी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन कम, यह आसानी से ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार जब हम लोगों ने कंघे को बाल से रगड़ा, कंघे को बाल से रगड़ा, तो कंघे पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, जिससे कंघा ऋणावेशित, और बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, जिससे बाल धनावेशित। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे उतना ये ऋणावेश और उतना ये धनावेश। इसीलिए रगड़ने के पूर्व देखेंगे कुल आवेश क्या था, 0। रगड़ने के पूर्व कुल आवेश 0 और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश क्या होगा, 0। इसका मतलब जब हमने रगड़ा तो जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो गए होंगे। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हुए, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन को रिलीज कराना बहुत कठिन है, जो रगड़ने से संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार हम एक और भी जानकारी पा गए कि जब दो वस्तुओं को, कुछ पेयर्स को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आप एक और भी चीज पा गए कि कोई वस्तु ऋणावेशित हुई तो उस ऋणावेशन में क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती, अधिकता। यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी। अर्थात धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी को तथा ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यानी यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब बात करते हैं कि आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा कर ली जाए आपको, परंतु इसके पूर्व आप ध्यान दें कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार का है, धन और ऋण आवेश। हमने देखा कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। आइए जानकारी की तरफ आपको ले चलते हैं थोड़ा सा, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत बड़ा वर्क नहीं है, बट आवेश की कुछ प्रॉपर्टी है, उन्हें आप जान लें तो मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे।
आइए हम बात करते हैं वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण, हम वैद्युत आवेश के गुण को देखते हैं कि वैद्युत आवेश के क्या गुण हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपने भी देखा कि हम दो विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं को मिला देते हैं, आवेशन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं, ऐसे आवेशों को भी जोड़ा जा सकता है। अर्थात आवेश को वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निकाय में, यहां पर निकाय कोई वस्तु हो सकती है, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो, तब निकाय का कुल आवेश दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अभी मान लीजिए कि कोई निकाय है जिसमें 1 कूलाम -2 कूलाम, 3 कूलाम -4 कूलाम व 5 कूलाम का आवेश है। तो उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा? इसके लिए हम आवेश को चिन्ह सहित रखेंगे। कैसे रखेंगे? चिन्ह सहित। 1C 2C 3C -4C +5C इक्वल बन जाएगा 1 3 4 5 9C -6C बराबर 3C। यानी उस निकाय पर कुल आवेश 3 कूलाम होगा। अर्थात आवेश को हम चिन्ह सहित ही जोड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा बताना रहेगा कि आवेश का मात्रक कूलाम है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसका जो दूसरा गुण है उसे ध्यान दें कि आवेश आपकी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश आपकी अदिश राशि है। आवेश का मात्रक कूलाम। क्या है? कूलाम। आप तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो आवेश हमारा संरक्षण नियम का पालन करता है। अभी पहले में हमने बताया था आपसे कि कंघे और बाल को रगड़ने के पूर्व कुल आवेश कितना था? 0। रगड़ा आपने, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ये 2 प्लस 2 माइनस। अब भी रगड़ने के बाद कुल आवेश कितना हुआ? 0। अर्थात आवेश को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, परंतु ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम नष्ट कर सकते हैं। अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसे आप आवेश के संरक्षण नियम से भी जानते हैं। आवेश का संरक्षण नियम, आवेश ना उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। आइए, आवेश की हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, उसे भी ध्यान दें।
आवेश हमारा क्वांटीकृत होता है, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश E जिसका मान 1.6 10⁻⁹ कूलम होता है, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश है, के पूर्ण गुणज रूप में होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर Ne, जहां n क्या है, n कोई क्या है, पूर्णांक है। n क्या है, पूर्णांक है। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो ये ऋणात्मक होगा, और यदि ये प्रोटॉन का आवेश है तो ये धनात्मक होगा। आप थोड़ा और भी ध्यान दें। एक एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए किसी वस्तु पर n1 इलेक्ट्रॉन तथा n2 प्रोटॉन हैं, तब वस्तु में या वस्तु पर आवेश क्या बनेगा, Q इक्वल टू, आप देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक, तो ये -n1e, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक n2e इक्वल n2 - n1 इंटू e बन जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में, तत्व में उसके परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में वस्तु उदासीन होती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, n1 बराबर n2 कर दीजिए, कुल आवेश क्या हुआ, 0 हुआ। इसीलिए कंघे को बिना रगड़े आप वो कागज का टुकड़ा नहीं उठा सकता है। आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को बिना प्रेस किए टेलीविजन स्क्रीन की तरफ ले जाएंगे, वो चिपक नहीं सकते हैं। अर्थात साधारण अवस्था में वस्तु हमारी उदासीन होती है, फिर हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो आवेशित हो जाती है। हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। आप जानते हैं यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वस्तु धनावेशित, इसके साथ साथ बच्चों उसका द्रव्यमान भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻³ किलोग्राम, अर्थात हमारा जो आवेश होता है ये द्रव्यमान से संबद्ध होता है। किसी पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्रव्यमान ले जाएगा, किसी से इलेक्ट्रॉन आएगा तो द्रव्यमान लाएगा, अर्थात आवेश हमारा द्रव्यमान से संबद्ध होता है। आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस बात की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ेंगे, जैसे फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि उसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। जिसमें द्रव्यमान ही नहीं होगा वो वस्तु आवेशित नहीं होती। इन सारी बातों के बाद में एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अभी आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु पर आवेश 8 माइक्रो कूलाम है। थोड़ा यहां पर बताना जरूरी हो गया,
मैंने आपको चर्चा किया, कूलाम जो आवेश का मात्रक है बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम आवेश जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है। इससे छोटे मात्रक भी लाए गए, माइक्रो कूलाम, ये 10 की पावर -6 कूलाम, पिको कूलाम 10 की पावर -12 कूलाम। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आवेश का छोटा मात्रक है माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम होता है। किसी वस्तु पर आवेश 8 माइक्रो कूलाम धनावेश है, किसी वस्तु पर आवेश 8 माइक्रो कूलाम का धनावेश है। वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता। हमें उम्मीद है आप जानते हैं वस्तु पर कौन सा आवेश है, धनावेश। तो धनावेश में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है। तो इसके सॉल्यूशन को देखें, इसमें क्या है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कुल आवेश कितना छात्रों, 8 माइक्रो कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन मार्क। ई का मान 1.6 10 पावर -19 कूलाम। आप डिवाइड करें, फार्मूला लगाएं क्वांटीकरण का, Q = N Q/E। तो 8 10 पावर -6 इंटू 1.6 10 पावर -19, आप पॉइंट हटाएंगे, ये 5 इंटू -6 + 19, जिसे हम लिखेंगे 5 इंटू 10 पावर +13 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा ध्यान दीजिए, धनावेश है तो क्या होगा, कमी होगी। यदि ऋणावेश होता तो इतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या होती, अधिकता होगी। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक कूलाम का आवेश बहुत बड़ा आवेश है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, माना किसी वस्तु से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड स्थानांतरित हो रहे हैं। एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। आपके लिए होमवर्क भी है, आप देख सकते हैं। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं। एक कूलाम आवेश ट्रांसफर होना है, समय निकालना है आपको। आप जब इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे लगभग 198 वर्ष लगेंगे। हल करिएगा, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो आप सेकंड को मिनट में, घंटे में, दिन में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो हल करने पर आपको 198 वर्ष लगेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक कूलाम का आवेश कितना बड़ा हो सकता है। कोई आपसे नहीं पूछे कि क्या हम किसी वस्तु को 1 कूलाम का आवेश दे पाएंगे, ये बहुत ही कठिन होगा। 1 कूलाम का आवेश हम साधारणतः किसी वस्तु को नहीं दे पाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए और भी डालते हैं, आप इसे काउंट करिएगा। 1 कप जल में कितना ऋणावेश तथा कितना धनावेश होगा। मान लीजिए कि 1 कप जल में 300 ग्राम जल आता है। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। आप पहले से मोल में कन्वर्ट करें, फिर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या एक परमाणु में ज्ञात करें और फिर निकाल लीजिए। एक चीज छूट रही है,
उसे थोड़ा चर्चा करना है आपसे कि जो किसी वस्तु पर आवेश होता है, आवेशन होता है, ये कितने प्रकार से हो सकता है। सिर्फ अभी हमने आपको रगड़ने की बात बताई है। किसी वस्तु को आवेश करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। तो आवेशन के प्रकार थोड़ा सा जान लीजिए। ये आवेशन बच्चों 3 प्रकार का हो सकता है। एक है घर्षण द्वारा, बाय रबिंग। दूसरा है विद्युत स्रोत द्वारा। तीसरा है प्रेरण द्वारा। बहुत ही आपने इसे घर्षण द्वारा समझा ही। कंघे को बाल से रगड़ा गया, बाल से इलेक्ट्रॉन कंघे को चले गए, ये घर्षण द्वारा आवेशन है। अभी आपने कहा था, हमने प्रेस किया, आप किसी चार्ज वाली वस्तु को ले आइए, किसी अनावेशित वस्तु में लगा दीजिए तो वो आवेशित हो जाएगी। आपको मैं यहाँ पर ले चल रहा हूँ, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है इसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लेक्चर है ये। आप किसी भी 2 गोलों को, धातु के 2 गोलों को ले लीजिए, ए और बी, जो आपस में जुड़े हुए हों। अब आप कह रहे हैं कि हम इनको आवेशित कैसे करें, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके समीप एक आवेशित वस्तु हमको लानी पड़ेगी। ये आवेशित वस्तु, आप मान लीजिए कि आप धनावेशित वस्तु ले आए, तो जैसे धनावेश लाएंगे, सामने वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके दूसरे गोले के विपरीत सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे। बच्चों, ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं और हमारा धनावेश है यानी धनायन वो इधर रह जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस गोले को क्षण को पास रखते हुए थोड़ा दूर करने का प्रयास करते हैं। ये गोला हमने दूर किया तो इसका ऋणावेश क्या हो गया, इस गोले पर धनावेश इस गोले पर। अब हम इस प्लेट को भी हटा लेते हैं और वस्तु हमारी ऋणावेशित और ये हमारी वस्तु धनावेशित हो जाती है। ऐसा हमने जब इस प्रकार हम आवेशन करते हैं तो ये वस्तु हमारी क्या हो सकती है, प्रेरण द्वारा आवेशित होती है। जरा आपकी समझ के लिए, क्या हम किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हम उसे बिना छुए प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं, जिसको हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा टॉपिक वैद्युत आवेश से संबंधित था और हमारा अगला लेक्चर कूलाम नियम वो आपको कल मिलेगा।